फिर से भारत का संविधान खतरे में है। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। वक्फ बोर्ड सबसे पहले भारत की संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हिंदुओं के पूरे गांव पर अपना दावा ठोक देते हैं। वो तो जिन लोगों का मकान, दुकान, जमीन अब तक बची हुई है ना, खुद को बॉस खुशकिस्मत मानिए। आज भारत में वक्फ के पास 8.7 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वक्फ एक्ट के नाम पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, समानांतर सरकार चल रही थी। देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, देश में दंगे भड़काने की कोशिश हुई। फिर से भारत का संविधान खतरे में है, ऐसा बताया गया, ऐसी अफवाह फैलाई गई। फिर से सरकार को धमकाने की कोशिश की गई कि सीए एनआरसी वाले हालात पैदा कर दिए जाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को धरने पर बैठा दिया जाएगा, वो भी अनिश्चित काल के लिए। लेकिन इस बार बॉस कहानी उल्टी पड़ गई। इस बार कोई झांसे में ना आया, क्योंकि इस बार सरकार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। इस खबर का विश्लेषण करने का 2 दिन से मन था, 2 दिन से सोच रहा था, लेकिन इंतजार में था कि कुछ और नई अपडेट आ जाएं, तभी इस खबर पर कुछ बोला जाए। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा में इस बिल के सपोर्ट में 288 सांसदों ने वोट किया और राज्यसभा में करीब 12 घंटों की लंबी बहस के बाद फाइनली 128 राज्यसभा सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट डाले। जबकि इन जैसे चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो। राज्यसभा सांसद जो झूठ बोलकर लोगों की भावनाओं का बलात्कार करके लोगों को ठगने के बाद इस सदन के भीतर पहुंचे हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। इन जैसों ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला। इन जैसों को लगाकर कुल 95 राज्यसभा सांसदों ने इस बिल के खिलाफ अपना वोट दिया। लेकिन इस बार सरकार विपक्ष की कह के लेने में दिलचस्पी रखती थी। सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह देश धमकियों से नहीं बल्कि संसद से चलेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और चले भी क्यों ना, खुदाई में शिवलिंग निकलेंगे तब सरकार को धमकी दी जाएगी। राम मंदिर बनेगा तब सरकार को धमकी दी जाएगी। कश्मीर से 370 हटेगा तब सरकार को धमकी दी जाएगी। सीए एनआरसी लाया जाएगा तब सरकार को धमकी दी जाएगी। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जब कश्मीर से 370 हटा क्या कहा गया था? देश का संविधान खतरे में है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कश्मीर के मुसलमान 370 कभी नहीं हटने देंगे, कश्मीर का मुसलमान मर जाएगा लेकिन कश्मीरियत को बर्बाद नहीं होने देगा, ऐसा कहा गया था ना। कुछ हुआ? सोचकर बताइएगा, कुछ हुआ क्या? अच्छा, और याददाश्त ताजा करता हूं। सीए एनआरसी जब आया तो क्या कह रही थी बॉलीवुड की ये फ्लॉप एक्ट्रेस स्वरा भास्कर कि मुसलमानों को भारत से भगाने की तैयारी हो रही है, ये बिल देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग ये नया कानून मांग रहे हैं वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि जरा सोचकर बताइए, क्या किसी ने आज तक, एक भी मुसलमान ने सीएए या एनआरसी की वजह से यह देश छोड़ा, उसे इस देश से बाहर भगाया गया? बताइए अगर हुआ हो ऐसा तो।
सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। एक और सवाल पूछता हूं, अयोध्या विवाद पर जब राम मंदिर बनेगा यह फैसला अदालत का आया, उससे पहले देश में क्या माहौल बनाया गया? कर्फ्यू लगा दो, उत्तर प्रदेश में दंगे होंगे, मुसलमान इस फैसले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या हुआ? दंगा हुआ? कोई झगड़ा हुआ? या कोई मामूली विवाद भी हुआ? और इस बार भी वक्फ बिल आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। और हुआ उल्टा। मुस्लिम औरतें सड़कों पर निकलकर मोदी सरकार की शान में कशीदे पढ़ रही थी। अच्छा, एक बात और बताइए, यह विपक्ष बार बार संविधान को क्यों खतरे में बताता है? 370 हटा, संविधान खतरे में, राम मंदिर बना, संविधान खतरे में, सीए एनआरसी आया, संविधान खतरे में, और अब वक्फ संशोधन बिल आया, फिर संविधान खतरे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड सबसे पहले भारत की संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। तभी से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, और यह आरोप सच भी है। लोग कहते हैं जब मुसलमानों की धार्मिक प्रॉपर्टियों को सुरक्षित करने के लिए भारत में एक बोर्ड बनाया गया, एक एक्ट लाया गया, तो फिर सनातन की संपदा को सुरक्षित करने के लिए कोई बोर्ड क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बनाया गया? क्या उस समय कांग्रेस की सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही खुश करना चाहती थी, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती थी, या उनके वोट बैंक पर डोरे डाल रही थी? ये आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते रहे। वैसे भारत में वक्फ की औपचारिक शुरुआत का श्रेय इस्लामी आक्रांता मोहम्मद गौरी को दिया गया है। मोहम्मद गौरी कहां से आया था, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के घोर प्रांत से आया था और मूल रूप से एक तुर्की शासक था, जिसने 12वीं सदी के अंत में भारत पर कई हमले किए। 1175 में उसने मुल्तान के इस्माइली शासक को भी हराया था। गौरी ने ही साल 1185 में मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में दिए थे। यानी इस जामा मस्जिद के संचालन में आने वाले खर्च को इन दोनों गांव के रेवेन्यू से मैनेज किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था मोहम्मद गौरी ने की। यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए। गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की। इन गांवों का मैनेजमेंट भी शेख अल इस्लाम को मोहम्मद गौरी ने सौंप दिया। लेकिन 2 गांव से शुरू हुआ भारत में वक्फ संपत्ति का रिवाज आज 9.4 लाख एकड़ तक पहुंच गया है। मुगलों के समय में भी मस्जिद, मकबरों और दरगाहों को इस्लामी शासक बड़ी बड़ी संपत्तियां देते रहे हैं, और अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों ने विरोध किया, और विरोध के बाद उन्होंने, यानी अंग्रेजों ने, इसे कानूनी रूप दे दिया। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस कानून का ड्राफ्ट पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था, और भारत जब आजाद हुआ तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कंटिन्यू कर दिया, इसे लागू कर दिया। और पहली बार सन 1954 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही वक्फ एक्ट बनाया। इस एक्ट के बनने के बाद वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था बनी और इस कानून के तहत कांग्रेस की सरकार ने बंटवारे के बाद भारत से जो भी मुसलमान पाकिस्तान गए, उनकी जो जमीनें थीं, जो दुकानें थीं, जो मकान थे, जो भी संपत्तियां थीं, वो वक्फ बोर्डों को दे दी। अलग अलग राज्यों के जो वक्फ बोर्ड थे। इस कानून के लागू होने के बाद 1 साल बाद यानी सन 1955 में इसमें संशोधन करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में करीब 32 राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। सुन्नी बोर्ड अलग है, शिया बोर्ड अलग है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग बोर्ड हैं। ये बनाए तो गए थे वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, उनकी देखरेख, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सिक्योरिटी, उनका प्रबंधन करने के लिए, लेकिन ये बोर्ड आज सरकारी जमीनों, इमारतों के साथ साथ हिंदुओं के पूरे गांव पर अपना दावा ठोक देते हैं। सन 1964 में एक संशोधन भी पारित किया गया था। इसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना हुई और इस CWC का काम था वक्फ संपत्तियों के केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। और ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय भी है, यानी भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। ये संस्था केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आती है और केंद्र सरकार को वक्फ संबंधित मामलों में, जैसे संपत्तियों का मैनेजमेंट है, उनकी मेंटेनेंस है, उनका रखरखाव है, उनकी सुरक्षा है, इत्यादि विषयों को लेकर सलाह देने का काम करती है। यह काम इस संस्था का है। साल 1984 में वक्फ प्रशासन के पुनर्गठन के लिए वक्फ जांच समिति गठित की गई और समिति ने अपनी एक रिपोर्ट भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंपी थी, लेकिन रिपोर्ट का मुसलमानों ने भारी विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली। लेकिन वक्फ को लेकर सबसे बड़ा खेल खेला गया साल 1995 में। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ को हद से ज्यादा ताकतवर बना दिया। साल 1995 में वक्फ एक्ट में एक और धारा जोड़ी गई जिसे 3R कहा जाता है, धारा 3R कहा जाता है। और धारा 3R में कहा गया कि अगर किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, मजहबी या परोपकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। इसमें यह कहा गया कि यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी जमीन किसी मुसलमान की है तो वो उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को कोई कागजात पेश करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कोई सबूत नहीं देना उसे। उसने कह दिया, उसे मान लिया जाएगा। उस जमीन पर जिस व्यक्ति को आपत्ति होगी उसे कागजात दिखाकर साबित करना होगा कि यह जमीन उसकी है, यह संपत्ति उसकी है। मतलब घर मेरा है, मुझे यह साबित करने के लिए कागज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति हवा में कह दे कि यह घर उसका है, उसे कोई कागज नहीं दिखाना। वाह, बहुत शानदार। इतना ही नहीं, इस अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि जमीन किसकी है यह वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड स्वयं तय करेगा। वक्फ बोर्ड का यह निर्णय ही अंतिम होगा जब तक कि उस निर्णय पर वक्फ ट्रिब्यूनल रोक ना लगा दे या उसे बदल ना दे। इसके अलावा बोर्ड उस किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है जिसके वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाता है। यही धारा आगे यह कहती है कि अगर वक्फ बोर्ड को विश्वास हो जाता है, यानी वक्फ बोर्ड ये मान लेता है, उसका सर्वेयर या उसका बोर्ड ये मान लेता है कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का आदेश भी दिया जा सकता है और यह भी आदेश वक्फ बोर्ड ही देगा। अब हैरानी इस बात की है कि जब जब कांग्रेस को लगा कि मुसलमान उससे छिटक रहा है या दूर हो रहा है, तब तब उसने वक्फ कार्ड खेला। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 यानी UPA 2 के शासनकाल में वक्फ अधिनियम को और मजबूत बना दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2013 में वक्फ कानून में संशोधन करके
वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए, अनलिमिटेड पावर्स दे दी। इस संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता दे दी गई, पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया गया वक्फ बोर्ड को। इस संशोधन के जरिए इससे जुड़े विवाद में कलेक्टर या डीएम को भी हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। इस कानून में कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति की संपत्ति को वक्फ संपत्ति बता देता है तो वह व्यक्ति वक्फ के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकता। उसे बोर्ड से ही जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, गुहार लगानी पड़ेगी। और अगर वक्फ बोर्ड बात नहीं मानता है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकता है। कानून में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि विवादित मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, वही अंतिम होगा और इस फैसले को कोर्ट में भी नहीं चुनौती दी जा सकती, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इतना पावरफुल कर दिया गया और इस तरह न्याय पाने के सारे दरवाजे इस कानून के माध्यम से यूपीए सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब आप इसे भारत की 80% जनता के साथ मजाक नहीं कहेंगे या धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो जिन लोगों का मकान, दुकान, जमीन अब तक बची हुई है ना, वक्फ बोर्ड की नजरों से खुद को बहुत खुशकिस्मत मानिए कि देश में इस एक्ट पर लगाम लगाने वाली सरकार आ गई। वरना एक दिन हालात ऐसे होते कि वक्फ का कब्जा पूरे देश पर होता और आप ठन ठन गोपाल होते। आज भारत में वक्फ के पास 8.7 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और हैरानी की बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी देश, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी जो वक्फ बोर्ड हैं उनके पास भी इतनी संपत्तियां नहीं। लेकिन भारत सेक्युलर मुल्क है और ये सेक्युलर मुल्क होते हुए भी भारत में अब तक जिस भी प्रॉपर्टी, जिस भी घर, जिस भी मकान, जिस भी दुकान, जिस भी अस्पताल, जिस भी होटल, किसी पर भी वक्फ बोर्ड हाथ रख देता था तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अब इसमें क्या संशोधन किए गए? सबसे पहले तो ये एक भारत सरकार की संस्था की हैसियत से काम करे, ये संशोधन हुआ इसमें। अब इसमें दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होंगे, यानी गैर मुस्लिमों को भी इसके बोर्ड में शामिल किया जाएगा। अब इसमें यह भी जरूरी कर दिया गया है कि राज्य या केंद्र के वक्फ बोर्ड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 मुस्लिम महिलाओं को जरूर रखना होगा। राज्य के अधिकारी यानी डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वो वक्फ संपत्ति से जुड़े हुए किसी भी मामले को निपटा सकते हैं, उसमें अपना फैसला दे सकते हैं और साथ ही अब ऐसे मामलों में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ की सारी संपत्तियों के डेटाबेस को ऑनलाइन करना पड़ेगा। राज्यों को भी, जितने भी वक्फ बोर्ड राज्यों के अंदर हैं, उनके वक्फ बोर्ड को भी 6 महीने के भीतर यह डेटाबेस उपलब्ध कराना होगा। तो कुल मिलाकर समझिए कि देश में वक्फ एक्ट के नाम पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, समानांतर सरकार चल रही थी, जिस पर ना तो सरकार की कोई लगाम थी और ना ही अदालत की कोई लगाम थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी कोई लगाम वक्फ बोर्ड पर नहीं थी। अब ऐसे में आप ही बताइए कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। ये सब कहने वाले सही हैं या फिर सरकार सही है? हालांकि ये बिल पास हो गया है, लागू भी जल्द हो जाएगा, राष्ट्रपति के दस्तखत का इंतजार है, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की तृष्णाएं अब भी शांत नहीं हो रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया है कि डीएमके वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर ठीक है भैया, लड़ लो,
कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आपको मेरा ये खबर का विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मस्ती में मस्त रहिएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।